कैस्टल जी के बारे में जान लेते हैं। देखो मैनुअल कैस्टल जी का वैसे बॉर्न जो हुआ स्पेन से ये बिलोंग करते हैं, उसी सोसाइटी के बारे में इन्होंने पढ़ा और वहीं से इनकी सारी सोसाइटी से जुड़ी हुई जो स्टडी है वो हम लोगों को दिखाई देती है। इनकी कुछ थ्योरी, एक तो नेटवर्क थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि नेटवर्क थ्योरी में कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे हम लोग एक चेन में या नेटवर्क में कहीं ना कहीं काम करते हैं। ठीक है, उसी के बेस पे ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ में इन्होंने अर्बनाइजेशन, सोशोलॉजी और कम्युनिकेशन, इनके बारे में भी एक तरीके से बात किया। कह सकते हो इन्होंने सिटी का जो सोसाइटी होता है उसके बारे में बेसिक चीज़ें ज़्यादातर बताई। ठीक है, तो उसके बारे में ही हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो इनकी सबसे पहली थ्योरी नेटवर्क सोसाइटी। ये बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में अभी हम जो लोग रह रहे हैं 21st सेंचुरी में, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये मैटर ज़्यादा करता है कि आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। नेटवर्क का मतलब जैसे आप लोग सब सोशल मीडिया पे हो, तो आज के टाइम में बहुत सारे लोग इस बेस पे किसी को पहचानते हैं कि उसके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर हैं। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड रहते हैं, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या और किसी इवेंट में हो। आपका नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा उसी बेस पर आपकी सोसाइटी भी स्ट्रांग होगी। अगर सोसाइटी में कम्युनिकेशन लेवल काफ़ी अच्छे लेवल का है तो आप किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन या ऐसी चीज़ जिसकी वजह से सोसाइटी में कुछ भी दिक्कत हो सकती है उसको रोक सकते हो। लेकिन अगर आपका नेटवर्क वीक होगा तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम होगी आपको रोकने में। तो ये बोलते हैं आज की जो सोसाइटी है इस बेस पे डिपेंड होती है कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किस बेस पे काम कर रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर मान लो कहीं पब्लिक पे बहुत बड़ी गैदरिंग हो रही है, कुंभ मेला हो रहा है, अगर कुंभ मेले के अंदर इसके अंदर अगर पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगा तो हो सकता है इसकी वजह से भगदड़ हो जाए और भगदड़ होने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाए। लेकिन हम लोग कई बार टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कहीं ना कहीं उस मोव को या उन लोगों को जो भीड़ में है उनको हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं या गाइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आज के युग में हमारी गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वो आईसीटी का यूज़ करके अपने नेटवर्क को स्ट्रेंथन करती है और जिसका जितना नेटवर्क स्ट्रांग होता है उसके बेस पे उसके प्रोडक्ट की वैल्यू भी सेल होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े एम्बेसडर रखे जाते हैं, हर चीज़ के लिए अलग से एम्बेसडर हैं। उसका रीज़न क्या है? नेटवर्क। उन लोगों को कितने सारे लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा नीरज चोपड़ा के बारे में, जब से उनको गोल्ड मेडल मिला तब से बहुत सारे लोग उनको फेमस तरीके से जाने, इस बार भी सिल्वर मेडल लाए। तो उनका नेटवर्क जैसे जैसे स्ट्रांग हुआ तो उन लोगों को एडवर्टीजमेंट भी ज़्यादा मिलने लगी, क्योंकि नेटवर्क स्ट्रांग ज़्यादा था, ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन करवाए थे, इसलिए प्राइवेट कंपनी ने उसको सुना। तो ये बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के युग में सोसाइटी इस बेस पर डिसाइड होती है कि आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, चाहे वो रिलीजियस लेवल पे हो, चाहे किसी स्पोर्ट्स पर्सन का हो या और किसी सेलिब्रिटी का हो, वो सारी चीज़ें एक तरीके से। तो ये बोलता है कि सोसाइटी काम करती है आज के टाइम में नेटवर्क के बेस पर। तो अगर आप लोगों का नेटवर्क अच्छा होगा तो आप लोग भी अगर कोई अपना नया बिजनेस खोलोगे तो आप लोगों की एडवर्टीजमेंट बड़ी जल्दी हो जाएगी। अगर नेटवर्क कमज़ोर होगा तो आप लोगों की एडवर्टीजमेंट नहीं हो पाएगी। ये एक तरीके से, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये भी मॉडर्न सोसाइटी के थिंकर हैं। मॉडर्न सोसाइटी में हम लोगों ने कैपिटलिज्म की बात की थी और कैपिटलिज्म किस पे बेस पे काम करता है? मार्केट। कंज्यूमर और मार्केट किस बेस पे एक दूसरे से लिंक हो रही है उसके बेस पे सारी चीज़ें करते हैं। तो जितना ज़्यादा नेटवर्क स्ट्रांग उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट। समझ आए नेटवर्क वाला? तो ये चीज़ याद रखना, नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के टाइम में आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है, उसके लिए इवन आपको सोशल मीडिया पे अकाउंट खोलना है उसके लिए, अगर आपको कहीं से भी रेस्पेक्ट लेनी है उसके लिए भी आपकी नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की दुनिया को हम इसलिए नेटवर्क सोसाइटी के नाम से जानते हैं। तो हर किसी का अपना एक नेटवर्क है। समझ आए वाला? तो याद रखना नेटवर्क सोसाइटी। नेटवर्क सोसाइटी लिख नहीं रहे तुम? या लिख लिया? समझ आया नहीं? पहले ये बताओ। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के यूज में हम लोग नेटवर्क का यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया हो,
हर जगह आपके नेटवर्क, जैसे इस कोचिंग में भी अगर किसी को एडमिशन लेना है तो उसमें क्या यूज़ होता है, नेटवर्क। कैसे इन्फॉर्मेशन या डाटा लिया जाए, आप लोगों ने कहीं ना कहीं डाटा डाला होगा, वो डाटा आपको मिल गया होगा और उसके बेस पर इन लोगों ने कॉल किया होगा, या आप लोग खुद किसी अपने नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे पहुँच गए। आप लोगों को किसी ने बताया कि वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे कोचिंग मिलेगी, तो आप नेटवर्क का यूज़ करके ही तो यहाँ पे आए। तो नेटवर्क एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला इनका हम बढ़ेंगे, 21st सेंचुरी को इंफॉर्मेशन एज भी कहा जाता है। कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन एज में कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं और इंफॉर्मेशन एज के बेस पर कैसे हमारी नॉलेज इंप्रूव हुई है। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अगले पे। ये बोल रहे हैं राइज ऑफ इंफॉर्मेशन एज, मतलब जैसे जैसे हम लोग 21st सेंचुरी में आए उसके बाद से सोसाइटी में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और इंफॉर्मेशन एज में बोला जाता है अगर आप लोगों के पास डाटा है तो आप लोग किंग बन सकते हो मार्केट के। बोला जाता है कि डाटा नया गोल्ड है आज की सोसाइटी में। अगर आपको कोई भी अच्छा या बुरा काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को डाटा चाहिए। और इस इंफॉर्मेशन एज में कहीं ना कहीं आईसीटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम नेशन और साथ में इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में जान सकते हो। और आज के टाइम में सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है कि दूसरे देश में क्या हुआ। जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने बांग्लादेश में इंसिडेंट देखा, तो बांग्लादेश के इंसिडेंट का इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ा। आप सब लोगों ने भी इसके बारे में जाना होगा। तो ये बोलते हैं कि आज की सोसाइटी, क्योंकि इंफॉर्मेशन एज का युग है, इसलिए किसी एक नेशन में भी अगर कोई इवेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में पड़ता है। तो बांग्लादेश में अगर वायलेंस होगी तो उसका इम्पैक्ट हमारी इंडिया पे भी पड़ेगा। अगर वेस्टर्न सोसाइटी में राइट टू प्राइवेसी की बात होगी तो इंडिया में भी राइट टू प्राइवेसी आएगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि हम लोग इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं और हमारे देश में भी इस राइट की डिमांड होने लगी, क्योंकि हम लोगों को पता चला कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे राइट हैं। ऐसे ही कहीं पे भी पॉलिसी फेलियर होगा तो उस पॉलिसी फेलियर का इम्पैक्ट हम पे ही पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, सुना है नहीं? इकोनॉमिक क्राइसिस आने का रीजन इंफॉर्मेशन एज। यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुई और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे ही पड़ा। इसका मतलब इंफॉर्मेशन एज में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो कोई सोसाइटी ये नहीं कह सकती कि हमारा इंडिविजुअल इंटेंट है। कहीं ना कहीं सारी सोसाइटियों में एक दूसरे के बीच इंगेज हो रहा है, इंफॉर्मेशन जा रही है।
हमारी सोसाइटी का इम्पैक्ट, जैसे आपने देखा होगा इंडिया का इंडिपेंडेंस डे और देशों में मनाया जाता है, तो ये सब किस वजह से हुआ? इंफॉर्मेशन एज की वजह से। तो ये बोलते हैं आज की सोसाइटी इस इंफॉर्मेशन एज के बेस पे ही कहीं ना कहीं जिंदा है, और कई बार फेक न्यूज़ भी चलती है इस इंफॉर्मेशन एज के बेस पे। तो हमारे सामने जितना इसका फ़ायदा है, साथ साथ हम लोगों को नुकसान भी है। तो फेक न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होंगी, जैसे कई बार ये न्यूज़ चलती है कि भैया इंडिया पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, या इंडिया के किसी स्कूल में बम रखा हुआ है। ये सारी फेक न्यूज़ भी इंफॉर्मेशन एज से आई। तो आप लोग जो भी करोगे, चाहे देश के रूप में करो या इंडिविजुअल के रूप में करो, इंफॉर्मेशन एज में वो सारी चीज़ एक डाटा के रूप में आपको दिख जाएगी। आप भी अपनी लाइफ में जो भी इवेंट होते हैं उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हो, तो आप लोगों का भी पूरा एक डाटा बन जाता है। उसके बेस पे आप लोग देखते होंगे, आप लोगों को वही प्रोडक्ट दिखाया जाता है जिसको आप लोग सर्च कर रहे थे या जिसको आप लोग ज़्यादा तारीफ करते हो। तो वो सारी चीज़ें किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन एज। तो ये बोलते हैं इंफॉर्मेशन एज में ट्रांसनेशनल भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है, और एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से इम्पेक्ट हो रही है। तो हम लोगों के अंदर वेस्टर्न कल्चर आया, वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारे लोगों को आप साड़ी पहनते हुए देखोगे, तो उनके अंदर इंडियन कल्चर आ गया। ये सब किस वजह से हुआ? इंफॉर्मेशन एज की वजह से। समझ आया इंफॉर्मेशन एज? तो इंफॉर्मेशन एज से भी हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी बातें लिख लो, ये वाला भी। और उसका रीज़न है डाटा। चले आगे, लिख लिया आप सबने? अगला ये बोल रहे हैं अर्बनाइजेशन और ग्लोबल सिटी। ये बोलते हैं वर्ल्ड में जैसे ही इंफॉर्मेशन एज आई, तो उसके बाद से क्या हुआ, बहुत सारे अर्बनाइजेशन भी हुए। और अर्बनाइजेशन का मतलब आप समझते ही हो कि सिटीज़ का डेवलपमेंट, जहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान होगा। और धीरे धीरे कुछ ग्लोबल सिटी आई,
और ये ग्लोबल सिटी हब बन गई, जैसे लंदन आप लोगों ने सुना होगा, न्यूयॉर्क सुना होगा। ये जो सिटीज हैं ये ट्रांसफर भी करती है इंफॉर्मेशन। चाहे आप लोगों को इकोनॉमिक लेवल पे बेनिफिट चाहिए, तब आप लोगों को सिटीज इंपैक्ट करती हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडिया के लोग न्यूयॉर्क जाके जॉब करते हैं। चाहे आप बात करें कल्चर की, तो एक दूसरे का कल्चर भी, मान लो हमारा कोई पर्सन न्यूयॉर्क सिटी जाता है तो वहाँ से अमेरिकन कल्चर भी साथ में लेके आएगा, और हम वहाँ पे जाएंगे तो उन लोगों को हमारा कल्चर भी साथ में दिखेगा। तो ये बोलता है ये जो सिटीज़ हैं इकोनॉमिक लेवल पर एक दूसरे को बेनिफिट देने में काम करती हैं, कल्चर के लेवल पे काम करती हैं, साथ में टेक्नोलॉजी। अब मान लो आप वहाँ पे गए और आपने कोई नई टेक्नोलॉजी देखी, इलेक्ट्रिक बस आपने देखी, तो कई बार आप हो सकते हो उस इलेक्ट्रिक बस को इम्प्लीमेंट कर दो इंडिया में भी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि हम लोग इंफॉर्मेशन एरा में रहते हैं, और हम लोगों के लिए बड़ा आसान है एक साइड से दूसरे साइड जाना। तो ये जो ग्लोबल सिटीज़ बनी, ये ग्लोबल सिटीज़ भी आज के टाइम में सोसाइटी को सेप दे रही हैं। तो हम सब लोग चाहे किसी भी देश में रहते हो, कई बार हम लोग जब किसी भी एरिया में जाते हैं तो वहाँ का फूड, वहाँ का कल्चर, वहाँ की सारी चीज़ें हम लोगों के अंदर आ जाती हैं। हम लोगों को एक एक्सपीरियंस होने लग जाता है कि भैया वहाँ पे ये सारी चीज़ें थी, ऐसे वो लोग सैंडविच खाते थे तो हम भी ऐसे ही खाएंगे। तो वो सारा इम्पैक्ट, वो सारे, जैसे आप लोगों को देखा होगा इंडिया में पहले चम्मच से खाना बिल्कुल नहीं, हमारे ट्रेडिशन में इंक्लूड नहीं है, हाथ से ज़्यादा खाते थे। लेकिन आज के टाइम आप देखेंगे तो चम्मच से, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, आप किसी होटल में जाओ, हर जगह आप लोगों को ये सारी चीज़ें कॉमन मिलेगी। तो आप रेस्टोरेंट, होटल, कहीं भी आप लोग जाओगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें कॉमन वे में दिखेंगी कि हाँ भाई सारी चीज़ें एक से ही हो रही हैं। तो ऐसा किस वजह से हुआ? क्योंकि हम लोग ग्लोबल सिटीज़ के एरा में रहते हैं जहाँ पर एक इंसान कई सिटीज़ में रहता है। इस वजह से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ और उस वजह से हमारा भी एक्सचेंज हुआ। तो हम सब लोग भी एक तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो ये ग्लोबल सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल हमारे यहाँ है। तो इसमें इसने भी दे रखा है न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो। टोक्यो का है जापान। न्यूयॉर्क आपको पता होगा यूएसए का फेमस है, यूएसए का फाइनेंशियल हब कहते हैं। और हमारी भी टाटा कंपनी हो सकता है न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश, और उनकी भी कोई कंपनी न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश हो। इस बेस पे सारी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। समझ आए आपको ग्लोबल सिटीज़ के बारे में? तो ये बोल रहे हैं अर्बनाइजेशन को सेप देने में ग्लोबल सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है, और उससे हम लोग कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और जहाँ से भी हम लोग कोई नई चीज़ सीखते हैं उसे दूसरे देश में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इंडिया पे भी ऐसा इम्पैक्ट आपको दिखेगा। लिख लीजिए भी।
चले आगे। ये बोल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे कई बार बहुत सारे सोशल मूवमेंट होते हैं और उन सोशल मूवमेंट की वजह से पॉलिटिकल चेंज भी होते हैं। तो दुनिया में जो भी सोशल मूवमेंट हुए उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ता है। जैसे एक सोशल मूवमेंट ये बोल रहे हैं अरब स्प्रिंग। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अरब स्प्रिंग में पहले यहाँ पर किंग रूल किया करते थे। तो आप लोगों ने देखा होगा सऊदी अरब, यूएई, वहां पे उनके क्राउन होते हैं अभी भी। तो ये जो स्टार्टिंग हुई वो अफ्रीका से हुई और वहां पर लोगों ने एक सोशल मूवमेंट चलाया और सोशल मूवमेंट ये था कि हम अपने देश में डेमोक्रेसी लाएंगे। तो इन लोगों ने सोशल मूवमेंट में जो किंग था उसको मारना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे ये मूवमेंट आगे बढ़ा और ये अफ्रीका से होते हुए ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, इन देशों तक भी पहुंच गया। तो ये बोलते हैं कि आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में जो भी मूवमेंट किसी देश में होगा वो दूसरे देश में हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ेगा। तो ये बोलते हैं कई बार वर्ल्ड लेवल पे कोई सोशल मूवमेंट ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है और उसकी वजह से पॉलिटिकल चेंज भी हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने एक और मूवमेंट सुना होगा, मी टू मूवमेंट, #MeToo, सुना है? ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था यूएसए से। यूएसए के हॉलीवुड में जो सेलिब्रिटीज काम करती हैं उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जो डायरेक्टर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो उनको हरास करते हैं और उसके बाद हाँ मतलब उन लोगों ने एक तरीके से उन लोगों पे ब्लेम लगाया कि इन लोगों ने हमारा हरासमेंट किया है और इस ब्लेम के बेस पर ये मी टू मूवमेंट चला और आगे जाके मी टू मूवमेंट इंडिया, मी टू मूवमेंट पाकिस्तान, ये सब भी चले। तो वुमेन की सेफ्टी के लिए और उसके बाद क्या हुआ, इंडिया में लॉ भी बने वुमेन की सेफ्टी के लिए। और आप लोगों ने देखा होगा हमारे पार्लियामेंट में अभी प्रोविजन भी किया गया है कि जो नेक्स्ट टाइम हमारे इलेक्शन होंगे 2028, उस इलेक्शन से 33% जो सीटें हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे कोई सोशल मूवमेंट हुआ, वो सोशल मूवमेंट इंडिया में आया और उसके बाद आपने देखा वुमेन को एम्पावरमेंट की बात होने लगी। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से हुई क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में रहते हैं। तो हमारे देश में भी बहुत सारी वुमेन ने आरोप लगाए कि भैया हमारे साथ भी टॉर्चर हुआ है, हमारे साथ भी ये सारी की गई है, #MeToo। तो ये सारी चीज़ें दुनिया में कहीं ना कहीं इंगेज होने लगी। समझ आए आप लोगों को कि वर्ल्ड लेवल पे जो सोशल मूवमेंट होते हैं, एक आप लोगों ने अरब स्प्रिंग जाना, दूसरा आप लोगों ने मी टू मूवमेंट जाना, एक सोशल मूवमेंट है। ऐसे आप लोगों ने एक और सुना होगा, ग्रीटा थनबर्ग के बारे में सुना है, फ्राइडे फॉर चेंज। ये एक छोटी सी बच्ची ने चलाया, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, ग्रेटा थनबर्ग। इसने क्या किया, ये जब स्कूल में पढ़ती थी तो हर फ्राइडे ये हाफ डे लेती थी और हर फ्राइडे हाफ डे लेने के बाद अपना जो मेयर है म्यूनसिपालिटी का उसके पास जाती थी मूवमेंट करने के लिए कि हमें भी क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए। शुरुआत में सबको लगा इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब वो रेगुलर जाने लगी तो मीडिया वालों की नज़र लगी, बोले क्या डिमांड है, बोले मुझे क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, मैं बच्ची हूँ तो क्या हो गया, क्या मुझे क्लीन एनवायरनमेंट का राइट नहीं है। और धीरे धीरे फ्राइडे फॉर चेंज एक बड़ा कैंपेन बन गया और फिर उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग के बेस पर एक बड़ा मूवमेंट हुआ, इंडिया में भी इंक्लूड हुआ, तो पूरी दुनिया में ये मूवमेंट चला। तो ऐसे वर्ल्ड लेवल पे कोई भी मूवमेंट होता है
उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ मूवमेंट है। समझ आया आपको? तो ये 3 एग्जाम्पल है, आप याद रखना। तो हम लोगों ने देखा कैसे एक सोशल मूवमेंट होता है किसी देश में, इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए आप।